हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत आधुनिक भारत एक स्पेक्ट्रम के नोट्स को देखेंगे जो बीपीएससी टीचर, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो हमारा एग्ज़ाम की दृष्टि से पहला अध्याय है भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण, यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन यानी कि पहला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, पहला पॉइंट रहेगा कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्या कारण थे। तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला इसमें कारण है कि भारत की आर्थिक संपन्नता, अर्थात प्राचीन काल से जो है भारत जो है बहुत ज़्यादा धनवान था। और इसका प्रमाण जो है महमूद गजनवी के शाही इतिहासकार उतवी ने जो है तारीख़ यामिनी में जो है भारत को सोने का चिड़िया बतलाया है। इसके अलावा इतालवी व्यापारी मार्को पोलो 1293 से 94 में जो है भारत की यात्रा करता है और उनकी जो पुस्तक है दी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, और इस पुस्तक में उन्होंने जो है भारत को सोने का चिड़िया बतलाया है। अगला, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। दूसरा इसमें कारण है यूरोपीय शासकों का प्रोत्साहन। प्रिंस हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानते हैं, यह पुर्तगाल के राजकुमार थे। इन्होंने जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का एक नक्शा तैयार किया था। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी। इसाबेला स्पेन की महारानी थी। इन सभी शासकों के द्वारा जो है जो भी उनके नाविक थे उनको प्रोत्साहन दिया गया, राशि दिया गया और चाहिए कि अन्य देशों की जो है खोज कीजिए और इस समुद्री मार्ग का जो है खोज कीजिए। इसी बीच जो है आता है हमारा वास्को डी गामा। आगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तीसरा कारण है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में जो है पुनर्जागरण हुआ, यानी कि दिशा सूचक यंत्र की खोज हो गया। कंपास का ज्ञान जो है अरबों से सीखा। यूरोप वासियों ने जो है कंपास का ज्ञान जो है अरबों से सीखा। इसके अलावा कुस्तुनतुनिया का पतन कैसे होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। एक साइड ये हमारा यूरोप है और एक साइड जो हमारा तुर्की है। एक साइड यूरोप और एक साइड जो है तुर्की। इनके बीच में जो हमारा जल संधि है उस जल संधि का नाम है बास्पोरस की जल संधि। इसके ऊपर में काला सागर और नीचे में जो है आपका मरमरा सागर है। अब यूरोप और तुर्की, तो सबसे पहले देखते हैं यूरोप। तो यूरोप यानी कि यूरोप में रोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो रोमन साम्राज्य जो है दो वर्गों में टूटा। एक हमारा पश्चिमी रोम, इसकी राजधानी रोम थी, और एक हमारा पूर्वी रोम, इसकी यहाँ पे जो है बेजांतिया साम्राज्य था। इसकी राजधानी जो है आपका कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल था। अब देखिए यहाँ पे जो पूर्वी रोम था, पूर्वी रोम और तुर्की के बीच जो है लड़ाई होता है। पूर्वी रोम और तुर्की के बीच लड़ाई होता है, जिसे हम समझते हैं बेजांतिया साम्राज्य और उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य जो है तुर्की में था और बेजांतिया साम्राज्य जो है आपका यूरोप में था। और इन दोनों के बीच जो है लड़ाई होता है, यानी कि युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है कि जो आपका बेजांतिया साम्राज्य है यह हार जाता है और उस्मानिया साम्राज्य जो है जीत जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है इस पर, यानी कि इसके शहर कुस्तुनतुनिया पर जो है अधिकार कर लिया जाता है और कुस्तुनतुनिया का जो है पतन जो है 1453 में हो जाता है। और इसी बीच जो है कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि जब इसका पतन हो गया तो तुर्की वालों ने जो इस पर अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो यूरोप वासियों को जो है स्थल मार्ग से जो है भारत आने का जो है मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो इसी बीच यूरोपीय व्यापारी को भारत आगमन पर जो है रोक लग गया। नए समुद्री मार्ग का तलाश शुरू किया गया, यानी कि नए समुद्री मार्ग का तलाश शुरू किया गया। इसी बीच 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट यानी कि केरल में पहुंचता है, जहां का शासक जमोरिन था। उसका जो है जोरदार स्वागत किया और वास्को डी गामा ने भारत के जो है समुद्री मार्ग का जो है खोज किया, ना कि जो है भारत का खोज किया था। तो यहाँ पे जो है कई बार सस्पिशन होता है कि भारत का खोज किसने किया, तो लोग बोलते हैं वास्को डी गामा। तो वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। अगला हमारा कारण है, पांचवा कारण, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित होने के नाते यहाँ पे मसाले, नील, सूती वस्त्र का उत्पादन जो है अत्यधिक मात्रा में होता है। इन सभी वस्तुओं का जो है मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा था उस समय, अत्यधिक मात्रा में था, क्योंकि यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है, तो उसको मसाले और नील और सूती वस्त्र का जो है बहुत ज़्यादा मांग था।
तो यह भी एक हमारा कारण हो सकता है। इसके अलावा वाणिज्यवाद के नीति की लोकप्रियता, यानी कि वाणिज्यवाद क्या होता है, तो व्यापार और उद्योग को नियंत्रित करके सोना और चांदी प्राप्त करना ही वाणिज्यवाद कहलाता है। पुर्तगालियों ने 16वीं से 17वीं शताब्दी में वाणिज्यवाद की नीति को अपनाया था। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी के प्री में कि 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में जो है किसने जो है वाणिज्यवाद की नीति को अपनाया था, तो पुर्तगालियों ने जो है वाणिज्यवाद की नीति को अपनाया था। इसमें एक और हम पढ़ते हैं, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल मैनुअल के आदेश पर, यानी कि यहाँ का शासक था पुर्तगाल का, मैनुअल के आदेश पर द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो है भारत आता है डिजाज के नेतृत्व में। इस समय जो है 13 जहाज़ों और लगभग जो है 1200 लोग थे, यानी कि पहले बार 1498 में आता है वास्को डी गामा, और दूसरा अभियान जो है आता है द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो आता है डिजाज के नेतृत्व में जो है 13 जहाज़ और 1200 लोगों के साथ जो है आता है। इस समय जो है अरबों से युद्ध करना पड़ा था, और इसी बीच जो है जब अरब से युद्ध करना पड़ा तो या इसके जहाज़ें जो है ब्राज़ील की ओर जो है रुख ले ली। तो 22 अप्रैल 1500 में जो है ब्राज़ील की खोज हुआ, यानी कि ब्राज़ील की खोज किया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने। अगला हमारा है वास्को डी गामा का द्वितीय अभियान। वास्को डी गामा का द्वितीय अभियान यानी कि अक्टूबर 1502 में कालीकट पहुंचा, यानी कि पुनः जो है द्वितीय बार वास्को डी गामा पुनः द्वितीय बार जो है आया भारत में, और कालीकट जो है 1502 में पहुंचा। जमोरीन से संबंध जो है अच्छा नहीं था इस समय, जमोरीन से संबंध जो है अच्छा नहीं था, क्योंकि जो है इस समय जो है आपका द्वितीय पुर्तगाली अभियान आया था। इस समय जो है भारत वालों से जो है भिड़ गया लोग, और जब भारत वालों से भिड़ गया लोग तो जो है इसका संबंध जो है अच्छा नहीं था। इसीलिए इसी बीच जो है 1503 में जो है केरल के कोचीन में प्रथम कोठी और 1505 में कुन्नूर में जो है द्वितीय कोठी स्थापित हुआ वास्को डी गामा के नेतृत्व में। वास्को डी गामा का तृतीय अभियान, वास्को डी गामा जो है तृतीय बार भारत आया। कहा जाता है कि 1524 में जो है पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जो है वास्को डी गामा भारत आया था, और 24 मई 1524 को जो है इसका मृत्यु हो गया, और कोचीन में जो है इनको दफनाया गया, यानी कि कोचीन में इसका समाधि है। बाद में इसे लिस्बन यानी कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ले गया लोग। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रमुख यूरोपीय कंपनियां एवं उनका भारत आगमन। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है, और कौन सी देश की कंपनी थी उस देश का नाम है, आगमन कब हुआ और प्रथम कोठी और जो है किस स्थान पर किया। इसके अलावा उस समय भारत में शासक कौन थे उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आती है, और ये किस देश की कंपनी थी, तो यह पुर्तगाल की कंपनी थी। इसका आगमन कब हुआ, तो 1498 ईस्वी में ये भारत में इसका आगमन होता है। सबसे पहले अस्थायी रूप से कालीकट में जो है 1500 ईस्वी में जो है इन्होंने अपना प्रथम कोठी स्थापित किया, लेकिन इसका जमोरीन ने जो है विरोध किया और 1525 में जो है इसे नष्ट कर दिया गया। अस्थायी कोची जो है 1503 में जो है स्थापित किया गया। तो अस्थाई वाला ही पूछता है, और 1505 में कुन्नूर में जो है वास्को डी गामा के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसीलिए पुर्तगालियों ने सबसे पहला जो अपना फैक्ट्री स्थापित किया वो कोचीन में 1503 में और 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया था। लेकिन वही पूछे अस्थायी कोठी तो कालीकट में यानी कि 1500 में स्थापित किया था, लेकिन जमोरीन ने इसका विरोध किया तो 1525 में जो है इसे जो है हटा दिया गया। और इस समय जो है भारत का शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी था, यानी कि इस समय जो है भारत का शासक सिकंदर लोदी था। इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी। दूसरा देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यह इंग्लैंड की कंपनी थी। 1600 ईस्वी में जो है ये भारत आता है। 1600 ईस्वी में भारत में इसका आगमन हुआ, और सूरत में 1508 में जो है प्रथम कोठी इन्होंने स्थापित किया। और इस समय जो है भारत का जो शासक था वो अकबर था, यानी कि 1556 से लेकर 1660 ईस्वी के मध्य में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अकबर के शासनकाल में जो है भारत आता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की कंपनी थी। इन्होंने 1602 में जो है भारत में आगमन किया, 1602 में जो है भारत में आए, और मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में 1605 में जो है प्रथम कोठी जो है अपना स्थापित यानी प्रथम कारखाना जो है स्थापित किया। और इस समय जो है भारत के शासक जो है अकबर ही थे।
अगला है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेनमार्क यानी डेनमार्क की ये कंपनी थी। इन्होंने जो है 1616 में जो है भारत में आया और ट्रांकेबार यानी कि तमिलनाडु में 1620 में जो है अपना प्रथम कोठी स्थापित किया। और इस समय जो है भारत के शासक जो थे वो जहांगीर थे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह फ्रांस की कंपनी थी। 1664 में आता है और सूरत में जो है 1668 यानी कि 4 साल बाद जो है अपना प्रथम कोठी स्थापित किया। और इस समय जो है शासक जो था औरंगजेब था। इस समय जो शासक जो था औरंगजेब था। औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। इन्हीं के मृत्यु के बाद जो है उत्तर मुगल काल का जो है शुरुआत होता है और यहीं से जो है मुगल काल जो है धीरे धीरे जो है कमज़ोर हो जाता है। अगला हमारा है कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह स्वीडिश की कंपनी थी। 1731 में भारत आया। 1731 में भारत आया और इन्होंने जो अपना प्रथम कोठी स्थापित नहीं किया, जो भी कोठी स्थापित किया था उसको बेच बाच के इन्होंने चला गया। अगला हमारा है कि नाविकों का आगमन, यानी कि सबसे पहले जो है नाविक कौन आया, तो पुर्तगाली नाविक आया, उसके बाद डच आया और उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए, उसके बाद जो है स्वीडिश आए। वही पूछता है कि कंपनियों का आगमन का सही क्रम क्या है, तो कंपनियों का आगमन का सही क्रम क्या है। एक जो है इधर हेर फेर हुआ है, पहले पुर्तगाली ही आते हैं और उसके बाद कंपनी के रूप में जो है अंग्रेज आते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आता है, उसके बाद डच आता है। अगर ऐसे पूछा जाए कि नाविक के रूप में जो है सबसे जो है पहले जैसा जाइए तो सबसे पहले बोलेंगे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच और जो है आपका स्वीडिश। वही कंपनी के पूछा जाए तो कंपनी के रूप में जो है आपका पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच और सेम टू सेम है डेनिश, फ्रेंच और जो है आपका स्वीडिश। तो ये रहा आपके मात्र जो है 2 पन्ना का जो है स्पेक्ट्रम का नोट्स। अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर पेन डाउन करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम इसको लेकर फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।